Transport. Today, all forms of transport have made huge strides in development, improving connectivity and thereby reducing the world to a global village. The four major forms of transport are roadways, railways, waterways and airways. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज जो ट्रांसपोर्ट है ये ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए इसका बहुत बड़ा हाथ है। और हम आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आज पूरा वर्ल्ड विश्व एक ग्लोबल विलेज का रूप धारण कर लिया है। easily, very easily we can move from one place to another place and very fastest way, है ना। उसके लिए एयरवेज है, जल्दी से जल्दी हम लोग पहुंच सकते हैं। बड़े से बड़े ट्रेडिंग के लिए, बड़े से बड़े सामान को ट्रेड करने के लिए हमारा वाटरवेज है। एंड ईज़िली भी फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट जो है कि रोड घर तक पहुंचने के लिए हमारा रोडवेज है। तो इस तरह से हमारे ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए। तो हियर वी विल रीड अबाउट द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट: रोडवेज, रेलवेज, waterways and airways. Okay, now let us see about the roadways. Roads connect cities, towns and villages with the help of automobiles. ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के थ्रू हम लोग पूरे टाउन्स, विलेज, सिटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ना। जैसे बस है, स्कूटर है, ट्रक है, बहुत सारे रोड ट्रांसपोर्ट के मीन्स आप लोगों को मालूम है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे हो। तो ईज़िली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस को थ्रू रोडवेज। ठीक है, रोडवेज कैन बी लेड इन ऑल काइंड्स ऑफ टेराइन इंक्लूडिंग माउंटेन एंड डेजर्ट। दे प्रोवाइड डोर टू डोर फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिंग एज अ फीडर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑल अदर ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक फीडर का काम करता है। सपोज हमें गुड्स पहुंचानी है, मीन्स कोई इंडस्ट्रियल एरिया से, या कहीं ट्रांसपोर्ट वाटरवेज के थ्रू आता है, बंदरगाह में आता है, फिर बंदरगाह को रोडवेज के थ्रू ही वो सामान दूसरी जगह पहुंचता है। या मीन्स एयरवेज है तो हम एयरवेज, वहाँ तो डायरेक्ट एयरवेज, सबकी कनेक्टिविटी डोर टू डोर नहीं है। रोडवेज के थ्रू हम फिर अदर्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन हमारे लाइफ में है। ठीक है, फिर नैरो कंट्री रोड्स और विलेज रोड्स नोन एज लेन्स आर यूजुअली अनसर्फेस्ड और अनमेटल्ड or mud roads, while bigger roads that connect parts of the town or city are usually surfaced or metal roads. तो जो नैरो रोड्स हैं या विलेज के रोड्स हैं उनको अनसर्फेस्ड रोड या अनमेटल रोड्स कहा जाता है, सॉरी। एंड जो टाउन्स और सिटी में रोड्स होते, कनेक्ट करते एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट से, तो उसको सरफेस्ड रोड और मेटल रोड्स होते हैं या पक्का रोड्स बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ डिफरेंट टाइप के रोड्स आपके बताए गए। फिर उसके बाद सबवेज या अंडर पासिस आर द रोडवेज दैट आर बिल्ट अंडरग्राउंड, है ना। अंडरग्राउंड जो रोड्स बने होते हैं उसको सबवे बोला जाता है या अंडर पासिस बोला जाता है। मॉडर्न हाईवे एड इन फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शन। दे मे वेरी इन नंबर ऑफ लेन्स and are known by different names in various parts of the world. For instance, motorways in UK, autobahns in Germany and freeways in the USA. अब फास्ट मूवमेंट के लिए आजकल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, मॉडर्न हाईवेज, है ना। बोथ द डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जिसमें से आना और जाना दोनों होता है ऑटोमोबाइल्स के। हाँ, दे में वेरी इन नंबर ऑफ लेन्स, और उस नंबर जो होते हैं आने जाने का वो 2 हो सकते, 6 हो सकते, 4 हो सकते, इस तरह से लेन्स बनते हैं, नंबर ऑफ लेन्स। आपने देखा ही होगा हाईवेज में। और ये जो हाईवेज के नाम भी अलग अलग बुलाए जाते हैं। अब ये हाईवेज है, हाईवेज में कनेक्टिविटी टाउन्स जो है मेन हाईवे से कई टाउन्स है वो कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेस वे आता है, दूसरा है एक्सप्रेस वे। इट इज़ अ हाईटेक रोड्स with 2 or more traffic lanes.
इसमें भी 2 और मोर ट्रैफिक लेन्स होते हैं, लेकिन इसमें खासियत क्या है, इन ईच डायरेक्शन दैट कनेक्ट 2 मेजर डेस्टिनेशन। ये जो एक्सप्रेस वे है 2 मेजर जो डेस्टिनेशन है उसको कनेक्ट करती है। दीज रोड्स हैव कंट्रोल एंट्रीज एंड एग्जिट एंड आर नॉट हिंडर्ड बाय क्रॉसिंग दैट स्लो ट्रैफिक डाउन। ठीक है, मतलब इस जो एक्सप्रेस वे में जो है एंट्री या एग्ज़िट, कहीं से भी एंट्री या एग्ज़िट नहीं ले सकते, ऐसा मतलब है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट 2 डेस्टिनेशन को ज्वाइन किया जाता है। इनका एक पर्टिकुलर जगह होता है जहाँ से एंट्री और एग्ज़िट होती है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हो द एरियल व्यू ऑफ द ट्रैफिक कैनेडियन हाईवे का यहाँ पर एक व्यू दे सकते हो किस तरह से है कि ये जो क्रॉस रोड है, यहाँ से 4 रास्ते, यहाँ से कनेक्शन है दूसरे टाउन्स के, इस तरह से कनेक्शन है, ये हाईवे से कनेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड्स। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड्स मीन्स कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जोड़ने वाले जो रोड होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड्स, विच लिंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज विद इन अ कॉन्टिनेंट। क्लियर, जैसे अफ्रीका है तो अफ्रीका में कई कंट्रीज़ है, तो कंट्रीज़ के बीच जो रोड्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड्स। अब इसमें से कौन कौन से रोड्स हैं उनके नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड्स जो है, ट्रांस ईस्ट अफ्रीकन हाईवे विच रन्स बिटवीन कायरो एंड केप टाउन, एंड द ट्रांस कैनेडियन हाईवे फ्रॉम वैंकूवर टू सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड। आपको इसको याद करना पड़ेगा कि ट्रांस कॉन्टिनेंट रोडवेज के कुछ नाम बताओ, तो आप ये एक बता सकते हो, कायरो एंड केप टाउन, एंड दूसरा है ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो कनेक्ट करता है वैंकूवर टू सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड को। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है रोडवेज इन इंडिया कंप्राइज नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एज वेल एज स्ट्रेचेस ऑफ रूरल रोड्स। इसमें सारे के सारे रोडवेज में कनेक्ट होते रहते हैं। इनमें हम नेशनल हाईवेज को भी इंक्लूड करेंगे, स्टेट हाईवेज को भी करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को भी कनेक्ट करेंगे, एज वेल एज स्ट्रेचेस ऑफ रूरल रोड्स को। वन ऑफ द हाइएस्ट रोडवेज इन वर्ल्ड इज़ द मनाली लेह हाईवे। एकदम इसको आपको याद रखना है, हाइएस्ट रोडवेज इज मनाली लेह हाईवे। ओके, the golden quadrilateral is roadway that connects Delhi, Mumbai and Chennai and Kolkata. The golden quadrilateral, ये जो 4 जो मेट्रोपॉलिटन्स है इनको कनेक्ट करता हुआ जो रोड है उसे कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसको याद रखना है। और वो किस किस को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, नाउ सेकेंड is the another means of transport is railways। अब रेलवेज, पहले आपको मालूम था कि रेल कैसे चलते थे, स्टीम इंजन से चलते थे, लेकिन आज आप देखोगे कि बुलेट ट्रेन आ गए हैं, स्काई रेल आ गए हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट रेलवेज में भी हुआ है। ठीक है, तो बिगिनिंग फ्रॉम द कोल स्टीम इंजन टू द स्काई रेल एंड द monorail to the underground metros and high speed rail transport has made important technological developments। मतलब शुरुआत से जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ और उसके बाद से आज तक में रेल में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आए। आज हमारे सामने बुलेट ट्रेन है ना, हमने देखा कि हाई स्पीड ट्रेन है, मेट्रोस ट्रेन हम लोग देख रहे हैं, अंडरग्राउंड किस तरह से मेट्रोस ने ट्रेन चलते हैं। तो कंट्रीज विद अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ बताया जा रहा है कि रेलवेज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है पॉपुलेशन के, तो वहाँ पर रेल नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। नेटवर्क ऑफ रेलवे विच रन थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द लैंड, फॉर एग्जाम्पल द USA, countries of Western Europe, China, Russia, even India has the large network of railways. Clear?
अब कहाँ कहाँ लार्ज नेटवर्क है? जहाँ डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज मोर। अब यहाँ भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड्स थे, उसके उसी तरह से ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल मीन्स कॉन्टिनेंटल में एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक के जो रेल नेटवर्क है, दैट इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। refers to a long distance railway network. Transcontinental railways refer to a long distance railway network built across a continent. For example, the Trans-Siberian Railway, important है याद रखना, Trans-Siberian Railway running from Pittsburgh to Vladivostok. The Canadian Pacific Railway. And the Trans-Indian Railway from Buenos Aires to Valparaiso, and the Trans-Australian Railway from Sydney to Perth. तो इसमें से कम आप दो नाम याद जरूर रखना कॉन्टिनेंटल रेलवेज में। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रांस साइबेरियन रेलवे विच कनेक्ट्स सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक। ओके, सर्टेन एरियाज, अब यहाँ पर रेलवेज जहाँ पर है, कुछ एरियाज ऐसे नहीं जाना पॉसिबल नहीं था, वेयर सर्टेन एरिया विच वेयर अर्लियर इनएक्सेसिबल आर नाउ रीचेबल थ्रू रेलवेज। जहाँ पहुँचना मुश्किल होता था, अब रेलवेज के थ्रू इजीली पहुँचा जा रहा है। फॉर इंस्टांस द किंगहाई तिब्बत रेलवे, one of the world's highest railway networks, connects Xining in China to Lhasa to in Tibet. हाँ, ये जो है किंगहाई तिब्बत रेलवे of the world's highest railway network connects Xining in China to Lhasa in Tibet. Now here the foundation of the railways in India was led by the British way back in the year 1853, when the first railway line was laid between Bombay and Thane. तो जो इंडिया में ब्रिटिश रेलवेज़ का फाउंडेशन हुआ था, इंडिया में जो रेलवेज़ का फाउंडेशन हुआ था वो किसने दिया था? ब्रिटिश ने। और वो भी कौन से ईयर में? 1853 में। और ये जो रेलवे लाइन थी वो बॉम्बे से थाने तक के बीच की थी, ठीक है। Since then the railway network was grown and expanded tremendously. और उसके बाद से अभी तक रेलवे नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, बहुत एक्सपैंड किया रेलवे नेटवर्क, ठीक है। द टोटल रूट लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवे वाज ओवर 1,15,000 किलोमीटर। जो रेलवे का नेटवर्क है वो 1,15,000 है, एंड विथ 12,617 पैसेंजर ट्रेन एंड 7,421 फ्रीट ट्रेन्स रनिंग डेली। ये पूरे ट्रैक में दिन भर में ये रन करते रहते हैं। इट कैरिड अबाउट, और ये जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है या फ्रीट ट्रेन है, उनके बारे में कहा जाता है कि पैसेंजर ट्रेन कैरिड करते हैं 8,397 मिलियन पैसेंजर्स एंड 1,059 मिलियन टन्स ऑफ फ्रीट। मतलब फ्रीट ट्रेन्स 1,059 मिलियंस और जो पैसेंजर ट्रेन है वो 8,397 मिलियंस पैसेंजर को कैरिड करते हैं। तो we can see that here कि India is a vast population country, therefore here the network of the railway line is very vast, है ना, and the number of the train is also very high, है ना। Passengers train is 12,617 and about the freight train is 7,421. It is too high. Now next transportation is there, means of transport is there, waterways. Waterways, huge ships, oceans, liners, oil tankers and trawlers play on seas
एंड ओशियंस। ये सारे जो हैं वाटर ट्रांसपोर्ट वो किस पर चलते हैं? सीज और ओशियंस पे। हाँ, इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज हैंडल बाय वाटरवेज। यहाँ कहा जाता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड का मोस्ट पार्ट है वो वाटरवेज के थ्रू किया जाता है। द टू ये वाटरवेज को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। द टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वाटरवेज इंक्लूड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि रिवर्स, लेक्स एंड कैनल्स में चलती हैं, और दूसरा है ओशियन ट्रांसपोर्ट विच रन्स ओवर सीज एंड ओशियंस, जो सीज एंड ओशियंस में चलती है। तो इनलैंड वाटर ट्रेस, इनलैंड नाम से ही है, तो जो कंट्री के विद इन कंट्री जो ट्रांसपोर्ट नदियों और कैनल्स के ऊपर चलती है वो उसको इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। अब यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज जो नदियों में चलने वाली जो वाटरवेज हैं, नदियों और नेविगेबल करने वाले जो लेक्स हैं, कैनल्स हैं, अक्रॉस विच कार्गो एंड पैसेंजर्स आर कैरिड थ्रू मैकेनाइज्ड बोट्स एंड स्टीमर्स। इनलैंड वाटरवेज दैट इज कंसिस्ट ऑफ नेविगेबल रिवर्स, जहाँ पर नौका यान किया जा सकता है, वो लेक्स हैं, कैनल्स हैं, with cargo and passengers are carried through mechanized boats and steamers. Some of the important inland waterways of the world, ये वर्ल्ड के वाटरवेज के बारे में बताया गया है, लेकिन हमें अपने इंडिया के बारे में भी जानना था। इनलैंड वाटरवेज किस किस पे पॉसिबल है? गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों में पॉसिबल है, और गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत सारे प्लानिंग भी किए गए हैं, बहुत सारे इनलैंड वाटरवेज उन्होंने बनाए भी जा रहे हैं, और उस पर अब जो व्यापार का काम और एक जगह से दूसरे जगह पैसेंजर्स ले आने का काम भी चालू हो चुका है। लेकिन उन नदियों में जो साल भर जिसमें पानी बहुतायत में रहती है। ठीक है, अब यहाँ वर्ल्ड के कुछ इनलैंड वाटरवेज जो बताए गए हैं वो कौन कौन है? द रिवर मिसिसिपी एंड मिसौरी, डैन्यूब, वोल्गा, यांगसे and Rhine. These are the inland waterways. कौन कौन सी? मिसिसिपी एंड मिसौरी, ये दोनों अलग अलग नदियाँ हैं। फिर डैन्यूब है, वोल्गा है, यांगसे है एंड राइन रिवर है। द सेंट लॉरेंस रिवर सीवे, ग्रेट लेक्स वाटरवे बिटवीन द USA एंड कनाडा, द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। अब इसको एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर देना है। द लार्जेस्ट waterways is St. Lawrence River Seaway, which is in Great Lakes waterway between the USA and the Canada. फिर है the Rhine Canal, Suez Canal and Panama Canal. Now come to the ocean transport. अब ocean transport क्या है? Obviously one of the that runs on ocean. One of the cheapest forms of transport across continents is ocean transport. अब ये तो पहले कंट्री के विद इन द कंट्री था इनलैंड वाटरवेज, अब ये ओशियन ट्रांसपोर्ट है जो वो across the continent. One of the cheapest forms of transport across continent is ocean transport, wherein ships carry larger loads or compared to roads, एयरवेज एंड रेलवेज। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो चिपेस्ट है ट्रांसपोर्ट है ओशियन ट्रांसपोर्ट, और ये सबसे ज़्यादा हेवी लोड कैरी कर सकती है रादर देन द एयरवेज और वाटरवेज और रोडवेज के। सम ऑफ द बिजिएस्ट ओशियन रूट्स आर, अब इसमें ओशियन रूट्स कौन कौन से? तो नॉर्थ अटलांटिक रूट कनेक्टिंग ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, फिर है द मेडिटेरियन स्वेज इंडियन ओशियन रूट कनेक्टिंग यूरोप विथ ईस्ट अफ्रीका। ये सब ईजीएस्ट ओशियन रूट है। फिर है द पनामा कैनल रूट कनेक्टिंग द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। फिर नॉर्थ पैसिफिक रूट कनेक्टिंग वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका टू ईस्ट एशिया। इसके अलावे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन इंडिया
and Shanghai, Sydney, Singapore, Colombo, Seoul, Hong Kong, Tokyo, Los Angeles, New York, London, Dubai and Port Klang are among us the busiest and most important parts in the world. तो आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सॉरी जो पोर्ट्स हैं या उनके बारे में, बिजिएस्ट पोर्ट्स है उनके बारे में यहाँ पर सिर्फ नाम याद कर लीजिए. जैसे इंडिया में है मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है. उसी तरह संघाई है, चीन में सिडनी, सिंगापुर, कोलंबो. ये 4-5 नाम है जिनको आप इजीली वर्ल्ड मैप में पुट कर सकते हो. ठीक है. Now next is airways. Next means of transport is airways. Beside transporting people and freight from one place to another in the quickest possible time, waterways के थ्रू हम heaviest goods को कैरी कर सकते हैं इजीली, और एयरवेज के थ्रू हम पीपल एंड फ्रेट को कैरी कर सकते हैं विद द क्विकवेस्ट पॉसिबल टाइम. जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है. फिर हेलीकॉप्टर्स एंड अदर एयरक्राफ्ट ऑल्सो हेल्प इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़. जब नेचुरल कैलेमिटीज़ का टाइम होता है, डिज़ास्टर होता है या बहुत फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है, तो उस टाइम में दिस एयरवेज आर वेरी इम्पॉर्टेंट. अब एयरवेज भी 2 पार्ट में डिवाइड. डिफेंस पर्पस के लिए भी एयरवेज बहुत इम्पॉर्टेंट है. अभी आपने देखा होगा कि एयर स्ट्राइक हुआ हमारे इसमें, और फिर अभी राफेल आया. राफेल को जो कहते हैं ना कि आने के बाद अपना डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हुआ. कि जो कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास जो वायुसेना के उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण हम 1962 को हम लोग हार गए थे चीन के साथ, चाइना के साथ जो वार हुआ था. तो अब इसी को मजबूत करते हुए अभी देखो, अभी गवर्नमेंट ने क्या मंगाई है, राफेल विमान रशिया से मंगाई है ना. तो इससे क्या होता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है. मतलब कहीं भी स्ट्राइक किया जा सकता है, कहीं भी लड़ाई के लिए, जंग के लिए तैयार हो तो ये तुरंत उसका असर दिखता है एयर स्ट्राइक से. हाँ, एयर स्ट्राइक पॉसिबल हो तो जीत बोलते, जंग में जीत ज़रूर होती है. तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि फ्लड्स में और जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं उसमें इनका इम्पोर्टेंस है. साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस पर्पस. ठीक है. सॉरी. अब यहाँ पर बोला गया है जो एयरवेज हैं वो 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया जाता है. एक डोमेस्टिक एयरवेज और दूसरा है इंटरनेशनल एयरवेज. अब डोमेस्टिक एयरवेज क्या है? विच कनेक्ट वेरियस प्लेसेस विद इन अ कंट्री, एंड इंटरनेशनल एयरवेज विच कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज आर द 2 significant sectors of the airways. डोमेस्टिक एयरवेज कनेक्ट 2 places within the country. ठीक है. और इंटरनेशनल एयरवेज कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है. ये याद रखने का. तो इस तरह से 2 भाग में बांटा गया है. नाउ सॉरी, the largest volume of air traffic is registered the eastern USA. ईस्टर्न यूएस में एयर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा बताया जाता है वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया में. हाँ. Some of the important international airports are located in New Delhi, Singapore, New York, Hong Kong, Tokyo, London, Frankfurt, Dubai and Sydney. The Western countries have an excellent system of air travel
characterized by modern technological system and infrastructure. तो जो उनका जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनमें यहाँ ये जो एयरवेज जो है उनका एक्सेलेंट सिस्टम है, एयर ट्रैवल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही हाई है उनका। हमारे देश में भी इसके लिए काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। विद 70 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन 2018 हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस। खोले गए 70 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स खोले गए हैं हमारे देश में भी 2018 तक में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है? सिंपल वे में हम कहेंगे तो प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स इज नोन एज कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। अब कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं? तो इट मे बी थ्रू द स्पीच, राइटिंग, बिहेवियर ऑफ सिग्नल्स, या बहुत सारे तरीके के प्रोसेस होते हैं जिसमें हम एक से दूसरे लोग को कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू द मीडियम ऑफ स्पीच, राइटिंग, बिहेवियर और सिग्नल्स, ठीक है। एन एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम लाइज एट द बेस ऑफ एडवांस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन। और आज हम जिस स्थिति में हैं, हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आज हमारे बहुत ही टॉप मोस्ट लेवल में, बहुत ही हायर लेवल में। आप यदि अभी जो ह्यूमन एवोल्यूशन को यदि देखोगे तो उनके जो जब भी शुरुआत में, आज से जब लोग बोलने नहीं जानते, बोलना चालना नहीं जानते थे, तो अपने जो विचारों को वो एक्सप्रेशंस के थ्रू करते थे। फिर मैसेज पहुंचाने के लिए फिर ड्रम और इसी तरह से एक दूसरे से इस कन्वे करते थे मैसेज को। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने बोलना सीखा, फिर बोलने के थ्रू वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने लगे। तो बहुत ही लंबे प्रोसेस से के बाद आज हम जो सिविलाइज्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन हमारा इस स्टेज पर पहुंचा है। अब इसके आधार पर भी जो कम्युनिकेशन है उसको भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा मास कम्युनिकेशन। अब पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन takes place between 2 or more people through letters, telephones, emails, fax or cellular mobile phones। मीन्स पर्सनल कम्युनिकेशन में हम लोग कम्युनिकेट 1 से 2 पीपल के बीच कर सकते हैं। और तरीका क्या है? हो सकता है लेटर्स के थ्रू, टेलीफोन्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, फैक्स के थ्रू। ये सभी ज़रिया है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है? 1 से 2 लोगों का। अब दूसरा आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है? मास कम्युनिकेशन रिचेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। लार्ज नंबर ऑफ पीपल में एक ही समय में ये कम्युनिकेट होते हैं, थॉट्स है या आइडिया या स्पीचेस है, कुछ भी। तो उसमें जो मीन्स हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, इट्स रीच टू द लार्ज population, a large number of people through the radio, TV, newspaper, magazines. These are the means of mass communication, ठीक है। The advancement in the science and technology has aided the launch of artificial satellite। अब ये तो ठीक है, मास कम्युनिकेशन हमारा टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स है, लेकिन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, मानव ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस पर छोड़ा और जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो कम्युनिकेशन में प्रगति देखने को मिली। इंस्टेंटेनियस ग्लोबल द लॉन्च ऑफ artificial satellite into space so as to facilitate instantaneous global communication. These satellite encircles the earth and beam down information
whether it is news, educational information, climate, weather, data or any other earth related information, इसके ज़रिए ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ज़रिए जानना और भी आसान हो गया. ठीक है. ड्यू टू दिस सैटेलाइट्स रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स रीच ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, लीडिंग ऑफ dissemination of vital information. अब इस सैटेलाइट का each and every corner of the world the radio and television programs reach very easily, and it's lead to dissemination of vital information. और उसी तरह जल्दी से जल्दी एक जो न्यूज़ है स्प्रेड करती है, थॉट्स है, आइडिया जल्दी से जल्दी स्प्रेड करती है. ठीक है. This communication satellite also enable global communication through a network of computers worldwide. और दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अलावा ये जो कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू एंड द इंटरनेट के थ्रू सभी पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट है. वी कैन ऑल्सो नाउ एक्सेस इंफॉर्मेशन और सेंड ईमेल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट द क्लिक ऑफ अ माउस. कहीं भी ईमेल है, मैसेजेस है, एक क्लिक माउस के क्लिक से हम सेंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर इससे कहा गया therefore the human component of the environment is extremely dynamic in nature. जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो ह्यूमन कंपोनेंट है, नेचुरल पढ़ा फिर है ना, और उसके बाद है जो ह्यूमन है, ह्यूमन जो इन्वायरमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन होता है और जो चेंजेस आते हैं, तो वो कहा जा रहा है डायनेमिक. कि शुरुआत में कैसे मतलब जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो उस समय इनिशियल में वो कैसे था और आज स्थिति कैसी. तो हमेशा समय के साथ प्रगति होती जा रही है, ह्यूमन डेवलप करता जा रहा है. तो our settlements and transport and communication networks have not only adapted to the environment. हाँ, हमारा सारा चीज़ें वो सिर्फ एनवायरनमेंट को नहीं अडेप्ट किया, बट इट मेनी प्लेसेस आल्सो मॉडिफाइड इट. बहुत जगह इनको मॉडिफाइड भी किया गया, बहुत सारे छेड़छाड़ भी किए गए एनवायरनमेंट के साथ, है ना. तो इंटायर प्रोसेस में ह्यूमंस ऑफन अपसेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर. तो नेचर के साथ छेड़छाड़ हुए, उनको थोड़ा डिस्ट्रॉय भी करते हैं. पॉपुलेशन बढ़ते गए तो लोगों को रहने के लिए ईच टाइम द लैंड इज क्लियर टू मेक वे फॉर सेटलमेंट्स. और इसके साथ साथ और ले डाउन रोड्स एंड रेलवेज. अब उन ह्यूमन अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने नीड्स के लिए, फुलफिलमेंट्स के लिए, अपने सेटलमेंट्स के लिए, रेलवेज रोड्स बनाने के लिए वो क्या करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं, लैंड को क्लियर करते जा रहे हैं. वी इंक्रॉच ऑन द हैबिटेट ऑफ अदर लिविंग स्पीसीज. और इसके चलते हम लोग क्या करते जा रहे हैं, जो अदर स्पीसीज है जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको इंक्रॉच, उनको नष्ट करते जा रहे हैं. Isn't it? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि along with progress के साथ साथ ह्यूमन बींग्स को ये तय करना चाहिए, ये सुरक्षित करना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी हो, लाइफस्टाइल जो भी हो, सेटलमेंट्स हो या ट्रांसपोर्ट हो या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जो भी आप प्रगति कर रहे हैं वो इन हारमनी के साथ हो. फिजिकल एनवायरनमेंट को विदाउट डिस्ट्रॉय किए हुए, विदाउट उनको हार्म पहुंचाए हुए डेवलपमेंट प्रोसेस करना चाहिए. तो ये बात बताई जा रही है इस चैप्टर में कि डेवलपमेंट प्रोसेस तो हो, लेकिन साथ साथ विथ प्रॉपर हार्मोनी विथ नेचर. ओके, नाउ योर चैप्टर इज ओवर. Here is a map, air and sea routes, airports and seaports. तो air and sea routes तो आप no need to be learn, but airports and seaports, 5 airports and 5 seaports आपको इसमें से बिल्कुल इजीली लर्न करने हैं, याद रखने हैं. तो जैसे एयरपोर्ट्स में है तो दिल्ली है, कोलकाता, मुंबई, तो ये आप तो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते, पहचान सकते हो कि कहाँ पर होगा,
हाँ, तो जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है जैसे लंदन है, न्यूयॉर्क है, तो इसको इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो मैप में। तो वो सारे 5-5 आप नेम याद करके रखोगे। ओके, नाउ आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू, after this video, the next video would be the question answer explanation, but before that, in this video I am going to show you key terms of the chapter. Okay, the first word is rural, means village. Second word is urban, means town. Third is communication, means the inputting or exchanging of information or news. Fourth word is civilization, means human development. Circular means round. Linear means straight line. Scattered means expanded. Hamlet means a small cluster of dwellings. Metropolis means a city that becomes too large in size. Trawler, a fishing boat used for trawling, means fishing के लिए जो यूज़ की जाती है। ठीक है, next is dissemination, means to spread or give out something, especially information, news or ideas. Okay, now the children, our whole topic is over. You have to write the keywords properly and question answer I am sending you after the this video, PDF of keywords and question answer. You have to write in your CW properly as explained, fair notebook, word meaning in CW and question answer in fair notebook. Okay, clear all of you? Thank you students, bye and take care.